हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी और फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स में आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन। तो हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया, तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन। क्लियर? तो रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले सबसे पहला टॉपिक जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट मीडियम्स का डिफरेंट होता है। तो मीडियम आप बदलोगे तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो बदल जाती है। सो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड इंडेक्स और रिफ्रैक्शन डिस्क्राइब्स हाउ फास्ट लाइट ट्रेवल्स थ्रू दैट मटेरियल। अब किसी मटेरियल में लाइट कितनी फास्ट ट्रेवल होगी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिसाइड करती है। उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n से लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप म्यू से भी लिख सकते हो। इसकी वैल्यू आती है C/V। देखो व्हाट इज C? C इज अ लाइट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम और एयर एंड V स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, राइट। सो हमें मीडियम, सपोज करें मीडियम में आपको स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? C/μ। जितना किसी मीडियम का म्यू कम होगा Vm की वैल्यू ज़्यादा होगी, C तो कांस्टेंट है। तो मीडियम के अंदर वेलोसिटी और म्यू का इन्वर्स रिलेशन है। आप इस फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इससे आप Vm निकाल सकते हो। Vm इक्वल्स टू क्या होगा? C/μ। म्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो C में C इज अ लाइट ऑफ स्पीड, C इज अ लाइट ऑफ स्पीड इन एयर और वैक्यूम विच इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबको पता है लाइट की स्पीड एयर में या वैक्यूम में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट क्या ये स्पीड ग्लास में होगी? क्या ये स्पीड वाटर में होगी? नहीं। तो अगर आपको ग्लास, मीडियम मीन्स ग्लास निकालना है, V स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो C में किसको डिवाइड करोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अगर आपको वाटर में निकालना है तो C/μ। म्यू क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। जिस भी मीडियम में आपको निकालना हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको डिवाइड करना पड़ता है C में, तब जाके उस मीडियम में लाइट की स्पीड आपको मिल जाती है। क्लियर? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायमेंशनलेस बिकॉज स्पीड अपॉन स्पीड है, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है। फॉर अ गिवन मटेरियल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। C/V का रेशियो इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय n से रिप्रेजेंट करें या म्यू से, देन इट इज गिवन फॉर्मूला C/μ। ये हम पढ़ चुके हैं। म्यू इक्वल्स टू क्या होगा? C/Vm। Vm भी हम इससे निकाल सकते हैं और C और Vm दोनों आपको गिवन हो तो म्यू भी आप निकाल सकते हो। क्लियर? तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो अलग अलग मीडियम का अलग अलग होगा। अब आप देखो नेक्स्ट पे हम बात करें टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टाइप्स की अगर बात करें तो टाइप्स में आप देखो फर्स्ट आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट जो हमने पढ़ा किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू जैसे एयर का, तो म्यू एयर का क्या होगा? हम लेंगे अप्रॉक्सीमेटली 1 से थोड़ा ज़्यादा होता है बट इसको आप इक्वल टू 1 ले सकते हैं। देन म्यू आएगा इसके बाद वाटर का, तो म्यू वाटर का जो आएगा दैट इज़ 4/3 मीन्स 1.33। फिर आएगा म्यू ग्लास, तो म्यू ग्लास इक्वल्स टू आएगा 3/2 मीन्स 1.5। डायमेंशनलेस क्वांटिटी है म्यू, और ये म्यू की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की वैल्यूज़ हैं। डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होती है। जितना म्यू ज़्यादा होगा लाइट की स्पीड उस मीडियम में कम होगी, मतलब जितना म्यू ज़्यादा होगा वो मीडियम उतना डेंस होगा। क्लियर? अब हम आ जाए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो टाइप हैं, एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्टली मीडियम का, देन आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। तो यहाँ पर देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको आप कैसे डिनोट करोगे, कैसे लिखोगे वो देखो। आप इसको आप लिखोगे μ/1, ये लिखा। अब μ/1 का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। जो आपने μ2 लिखा है तो सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये हमें ध्यान रखना है। लिखोगे आप μ/1
मतलब μ2 मतलब सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या होगा, μ21, इसका फॉर्मूला होगा μ2 और डिवाइड बाय μ1। ये इसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊं, देखो एग्जाम्पल में आ जाए तो सपोज करें आपको पूछा है म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहाँ पे आएगा म्यू जी और यहाँ पे आएगा म्यू ए। तो म्यू जी की वैल्यू 1.5 है और म्यू ए की वैल्यू 1 है, तो ये तो आंसर आ जाएगा 1.5, तो ग्लास की एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1.5। अब सपोज करें इसी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है वाटर के रिस्पेक्ट में, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट अब पूछा है किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। तो वाटर के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं हम क्या करेंगे, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, जिसके भी रिस्पेक्ट में निकालना है उसको डिवाइड कर देंगे। सो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब हम ले रहे हैं 3/2, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 9/8। सो इट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में 1.5 और ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में 9/8, राइट। 3/2 अपॉन 4/3 क्या आएगा, 9/8। तो इसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमारे रिफ्रैक्शन में यूज़ होता है, इसलिए हमने सबसे पहले पढ़ लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर। अब हम बात करते हैं आगे रिफ्रैक्शन की। अभी जो पिक्चर आपको बोर्ड पे दिख रही है, इस पिक्चर में ये वाली रे इंसिडेंट रे है, ये है बाउंड्री जो दो मीडियम को सेपरेट करती है, और यह है नॉर्मल। नॉर्मल आपको पता है सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे है, ये आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ अब रे अंदर एंटर करेगी बिकॉज मीडियम बदल गया, पहले क्या था एयर, अब क्या है ग्लास। तो ग्लास मीडियम एयर से ज़्यादा डेंस है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा है। सो लाइट की स्पीड थोड़ी सी बदल जाएगी, मीडियम की डेंसिटी बदल गई, लाइट की स्पीड बदल गई, तो लाइट की रे अपना पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है। आपको दिख रहा है लाइट की रे जानी चाहिए थी स्ट्रेट ऐसे, मगर ऐसे नहीं जा रही है लाइट की रे, अब अपने पाथ से डेविएट हो गई। आइदर इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल और इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इधर भी मुड़ सकती है लाइट की रे, और लाइट की रे अपने पाथ से या नॉर्मल से दूर भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपका मीडियम कैसा है। बट यहाँ पे तो ग्लास है, तो यहाँ पे तो ग्लास है, तो डेफिनेटली रे कहाँ एंटर होगी, रे आएगी टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, बिकॉज ग्लास डेंस मीडियम है। तो डेंस मीडियम होता है टुवर्ड्स नॉर्मल, अगर ये रेयर मीडियम होता तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन आपने पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट बाउंस बैक होती है, लाइट रिटर्न बैक होती है फ्रॉम द सरफेस। तो लाइट रिटर्न बैक होगी तो रिफ्लेक्शन, बट लाइट एंटर कर जाती है सेकेंड मीडियम में और अपने पाथ से थोड़ा डेविएट हो जाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। सो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखो रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ वेव और लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये जरूरी है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होगी, तब जैसे पास करेगी नेक्स्ट मीडियम पे एंटर होगी तो उसका पाथ बदल जाएगा। द बेंडिंग इज कॉज्ड ड्यू टू डिफरेंसेस इन डेंसिटी बिटवीन द टू सब्सटेंसेस। तो बेंडिंग का कॉज क्या है, क्योंकि डेंसिटी बदल गई, मीडियम बदल गया, डेंसिटी बदल गई, इसलिए लाइट की रे बेंड हो जाती है। सो रिफ्रैक्शन एक्चुअली हुआ क्या, रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ वेव और लाइट। लाइट भी क्या एक तरह की वेव है। सो रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। क्लियर। तो ये इसका ऑप्शन आपके पास है, तो डेफिनेशन आपके पास है। नाउ अब आप देखो रिफ्रैक्शन के बाद आगे चलें तो नेक्स्ट हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन के, जो आपने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया तो हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन के लॉस की। तो लॉस क्या है रिफ्रैक्शन के, तो रिफ्रैक्शन के लॉस देखो। लॉस नंबर 1 है, फर्स्ट लॉ है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ भी यही है और रिफ्लेक्शन का भी फर्स्ट लॉ यही है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल
और रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ तो आपको पढ़ा है, आपने पहले ही पढ़ा हुआ, आपको याद है। सेकेंड लॉ इज इंपॉर्टेंट लॉ विच इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। अब यहाँ पे सेकेंड लॉ जो है इसको स्नेल्स लॉ कहते हैं। इसको आप देखो, सबसे पहले लॉ कैसे लिखा हुआ है। लॉ में लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, देन ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस लेना है टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेना है, दोनों का रेशियो निकाल लो, इज अ कांस्टेंट, दोनों का रेशियो कांस्टेंट होता है। दिस इज ऑल्सो नॉन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होता है, इसको स्नेल्स लॉ कहते हैं। ठीक है, अब इसको अगर स्नेल्स लॉ कहते हैं तो इसको थोड़ा सा और डिटेल पढ़ें। देखो ये कौन सा एंगल ऑफ, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल का साइन लेना है, साइन आई। फिर ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका भी क्या लेना है, साइन लेना है, और इन दोनों का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। बट इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है वो देखो, कांस्टेंट की वैल्यू, ये आपका सेकंड मीडियम है μ2 और ये आपका फर्स्ट मीडियम था μ1। तो जो कांस्टेंट होता है इट इज इक्वल्स टू μ21। कांस्टेंट क्या होता है, μ21। अब μ21 को हम लिखें तो कैसे लिखोगे, ये आएगा μ2 अपॉन μ1। ठीक है भाई, कांस्टेंट की वैल्यू पता लगी। व्हाट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो हम कैसे लिखेंगे, μ21, फिर आएगा μ2 अपॉन μ1, तो μ2 अपॉन μ1 कर दिया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो μ1 का आएगा साइन आई और μ2 के साथ क्या चला जाएगा, साइन आर। तो फिर आप इसको ऐसे लिखोगे μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर। हम पूरी ऑप्टिक्स में स्नेल्स लॉ को ऐसे अप्लाई करेंगे। पूरी ऑप्टिक्स में चाहे TIR पढ़ें, चाहे लेंस पढ़ें, चाहे कुछ भी पढ़ें, हम जब भी स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे हम इस तरह से यूज़ करेंगे μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर। इट इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ स्नेल्स लॉ एप्लीकेशन। सो μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर, फर्स्ट मीडियम देख लोगे उसी में एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इक्वल टू सेकेंड मीडियम देख लोगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसमें क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर, μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। सो हम स्नेल्स लॉ कैसे लिखेंगे, μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर, ये है आपका स्नेल्स लॉ। तो जब भी स्नेल्स लॉ अगर बोलते हैं तो आप क्या बोलोगे, अप्लाई करने के लिए इट इज़ μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर। बट डेफिनेशन तो आपने पढ़ी ली, डेफिनेशन जो आपको समझ में आई, इसमें स्नेल्स लॉ की जो लॉ है वो आपको इस तरह से लिखना है कि साइन आई इक्वल्स टू साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। कांस्टेंट क्या होगा, μ21। ठीक है, तो ये है स्नेल्स लॉ। तो हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का इंपॉर्टेंट लॉ है। सो आगे चलें तो रिफ्रैक्शन हमने स्टार्ट किया। रिफ्रैक्शन में देखा आपने लाइट बेंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसमें आपका स्नेल्स लॉ अप्लाई होता है, μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर। नाउ नेक्स्ट आप देखो सम एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। कुछ एग्जांपल्स देखें रिफ्रैक्शन के क्या हैं। एग्जांपल्स आप देखो रिफ्रैक्शन के। सो द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स हायर। अब रिफ्रैक्शन की वजह से जब मीडियम चेंज हो जाता है तो आपको जो अपीयरेंस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट अपीयर होगा एज़ कम्पेयर टू एक्चुअल। जो उसका रियल व्यू होता है, बिल्कुल रियल में उसकी पोजीशन होती है, वो आपको अपीयर नहीं होती, उसकी वर्चुअल पोजीशन अपीयर होती है। ये आपको दिख रहा है रियल पोजीशन क्या है, पेंसिल की ये थी, हमने ग्लास में वाटर लिया, वाटर में पेंसिल को डिप किया, तो जब वाटर नहीं था तो पेंसिल ऐसे दिख रही थी। जैसे वाटर फिल हुआ तो ये पेंसिल की रियल पोजीशन है। वाटर फिल हो गया, वाटर के अंदर से अगर आप देखते हो इसको तो ये इसकी कौन सी पोजीशन दिखेगी आपको, एपेरेंट पोजीशन। आप बाहर से देख रहे हो तो आपको कौन सी पोजीशन दिखेगी, एपेरेंट पोजीशन। ठीक है, तो मीडियम बदलने की वजह से आपको पोजीशन उसकी चेंज अपीयर होती है। रियल पोजीशन उसकी ये है, अपीयर पोजीशन आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंड एट द इंटरफेस ऑफ वाटर एंड एयर। अब ये एग्जांपल है स्विमिंग पूल का।
चाहे ये एग्जाम्पल लो, चाहे ये एग्जाम्पल लो, देखो लेमन प्लेस्ड इन ग्लास टम्बलर अपीयर बिगर। जो लेमन ग्लास के अंदर वाटर में डिप किया हुआ है लेमन, उसका साइज आपको बिगर अपीयर होता है एक्चुअल से। ये भी आपका रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। लेटर ऑफ बुक अपीयर्स टू बी रेज्ड व्हेन सीन थ्रू अ ग्लास स्लैब। कोई ग्लास स्लैब लो, उस स्लैब ग्लास के थ्रू आप कुछ लेटर्स को आप देखते हो तो भी उनकी साइज़ आपको डिफ़र फील होती है, मतलब अपीयर होती है। अब आप ये सोचें इन सब के पीछे रीज़न क्या है। क्या रीज़न है कि जो लाइट की रे है या जो पोजीशन है उसकी ऑब्जेक्ट की वो बदल जाती है, क्यों? वो देखो आप, ये देखना, ये है ऑब्जेक्ट आपका, ये जो पेंसिल का जो ये शार्प पॉइंट है ये आपका ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से रे निकली दिख रही है और ये वाटर से बाहर निकली, तो वाटर से बाहर निकलने के बाद ये बेंड हो जाती है, ठीक है। तो अगर वाटर से बाहर निकलने के बाद बेंड हो गई, ये आप नॉर्मल पोजीशन ले लो इसकी, ये नॉर्मल पोजीशन है, ये रे इस तरह से गई, यूँ जा रही थी पहले और ये बेंड हो गई और इस तरह से जाएगी आई में, ठीक है। तो आपकी आईज में रे इस तरह से एंटर हुई, आपकी आईज में रे इस तरह से एंटर हुई, ठीक है। तो आप यहाँ से आने के बाद ये बेंड हो गई, आपको दिख रहा है बेंडिंग की पोजीशन ये वाली है, तो आपको ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज यहाँ पर फॉर्म होगी आपके लिए। ये ऑब्जेक्ट होता है, इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी? यहाँ पर। क्यों होगी फॉर्म? क्योंकि ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रही है। मैं आपको इसको दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो, ये है आपका मीडियम, सपोज करें वाटर है, ठीक है। ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ओ, ये आपका नॉर्मल है। सपोज करें ये रे यहाँ से निकली है, फर्स्ट रे निकल गई, सेकंड रे ये रही यहाँ पे स्ट्राइक करती है और बेंड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये रे बेंड हो गई, अगर आप यहाँ पर खड़े हो और यहाँ पर आपकी आइज़ में ये रेज एंटर करती हैं इस तरह से, ठीक है। तो आपकी आइज़ में रेज एंटर करती है इस डायरेक्शन में। अब आप इसको पीछे ड्रॉ करें, एक रे तो ये वाली है, ये वाला पाथ, एक रे ये है। तो ये जो ऑब्जेक्ट था आपका, इसकी इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर फॉर्म होगी। तो जो हमने पहला एग्जांपल लिया बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल, बॉटम ऑफ बकेट कह लो, बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल कह लो, इट अपीयर टू बी रेज्ड, ये आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पर अपीयर होगा, ठीक है। अब अपीयरेंस क्यों आया वो देखो, लाइट की रे तो बेंड हो गई, आपकी आइज़ में ऐसे एंटर होती है। अब आप में इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपकी आइज़ में जिस डायरेक्शन से लाइट की रेज एंटर करेगी, आपको वो इमेज या वो ऑब्जेक्ट आपको उसी डायरेक्शन में बैक साइड में आपको दिखाई देगा, बिकॉज लाइट हमेशा ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन पाथ में। मैंने आपको एक बात ये बोली, अब आप दोबारा सुनो इस बात को, इम्पॉर्टेंट बात है, आगे भी पूरे चैप्टर में काम आएगी। लाइट की रेज जिस डायरेक्शन से आपकी आइज़ में एंटर करती है, जिस डायरेक्शन से ऊपर से आ रही है तो ऊपर से एंटर कर रही है, अब आपको ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में पीछे दिखाई देगा, उसी डायरेक्शन। आपके आइज़, जैसे आपके आइज़ में ऊपर से एंटर कर रही है तो आप उसके पीछे देखोगे तो वो ऑब्जेक्ट उसके पीछे दिखाई देगा। अगर आपकी आइज़ में रेज नीचे से एंटर कर रही है तो आप उसके पीछे देखोगे तो उसको वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा। अब वो ऑब्जेक्ट हो कि उसका अपीयरेंस इमेज हो, वो जो भी हो, बट आपको जहाँ से रेज एंटर करेगी उसी को बैक में कंटिन्यू करो, वो आपको ऑब्जेक्ट वहाँ पर दिखाई देना चाहिए। इट्स द इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रे ऑप्टिक्स। अब आपकी आइज़ में रेज ऐसे एंटर कर रही है तो आप, ये वाली रे किसकी है? इस ऑब्जेक्ट की रे है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी रे ये है, देखो। तो आइज़ में ऐसे एंटर की तो आप इसको पीछे ड्रॉ करोगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपको यहाँ दिखाई देगा। इसको बोलते हैं एपेरेंट पोजीशन। ये जो पोजीशन है ये एपेरेंट है और ये है एक्चुअल पोजीशन, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल दूं इसका, देखो एक और एग्जांपल लें इसका हम, ये वाला। अब आप देखो, फिश इज हियर, तो ये तो है ऑब्जेक्ट आपका, रे निकली और बेंड हो गई। अब बेंड हो गई तो इस आदमी की आंखों में तो ऐसा एंटर कर रही है, उसी को पीछे ड्रॉ करेंगे तो फिश की नेक्स्ट पोजीशन ये आएगी।
तो उसको फिश कहाँ अपीयर होगी, यहाँ पर। एक्चुअली फिश की पोजीशन क्या है, ये रही, बट इससे जो रे निकली वो वाटर से एयर में जाने के बाद थोड़ी बैंड हो गई। अब बैंड हो गई तो इस आदमी की आइज़ में तो ऐसा एंटर हुई, तो इस आदमी को फिश की इमेज इसके पीछे ही दिखाई देनी चाहिए, पीछे दिखाई देनी चाहिए, यहाँ दिख रही है इसको। तो एक्चुअल पोजीशन अलग है बट अपेरेंट पोजीशन अलग आएगी। क्लियर। तो आप किसी की भी रेज, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल ये दिया, एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं आपको और समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। मान लो सन की रेज है, अब आप डायरेक्ट सन को देख रहे हो, सन की रेज डायरेक्ट आपकी आइज़ में आ रही है तो सन आपको दिख रहा है, ठीक है। अब उस सन की रेज अगर किसी मिरर से टकरा के आपकी आइज़ में आएंगी, सन तो ऊपर है, अब मिरर आपने नीचे रख लिया ग्राउंड पे मिरर होते हैं, ग्लासेस होते हैं, गाड़ियों में बहुत सारे ग्लासेस होते हैं। अगर वो मिरर आपने ग्राउंड पे रख दिया और आप ग्राउंड की तरफ देख रहे हो तो सन की रेज मिरर में होकर आपकी आइज़ में एंटर करेंगे ऐसे। तो आप ध्यान से देखोगे, बिल्कुल एज आइज़ में एंटर कर रही हैं, तो आप ध्यान से देखोगे मिरर में क्या मिलेगी आपको, सन की इमेज। सन की इमेज मिरर के अंदर दिखेगी। मिरर है, स्टील है, कुछ भी ऐसा चीज़ जो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों में भेज सके, ठीक है। मैं आपको उसको बना के दिखाऊं, देखो ये आपकी पोजीशन है, ये आपकी आई पोजीशन, आई बना लेते हैं, ये आई पोजीशन है, ध्यान से समझना है इस बात को, ठीक है। ये आई है, अब ये सन है, तो सन की रेज आपकी आंख में ऐसे एंटर कर रही है, ठीक है भाई। तो आप अगर ऊपर देखोगे तो सन आपको दिख रहा है आराम से। अब यहाँ पर कोई सरफेस ली मैंने जो थोड़ी सी रिफ्लेक्टिंग होनी चाहिए। अब ये मिरर भी हो सकता है, ठीक है, स्टील भी हो सकता है, कोई बढ़िया पॉलिश्ड कोई भी सरफेस हो सकती है। अब ये सन की लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, इस पर सन की लाइट इस पर स्ट्राइक की और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई और रिफ्लेक्ट होकर आपकी आइज़ में एंटर करती है। तो ये वाली हटा दें हम, अब सन की ये वाली इमेज नहीं देखना चाहते हम, ठीक है। तो ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आई। अब आप ऊपर देख ही नहीं रहे हो, ऊपर नहीं देख रहे हो तो सन ऊपर थोड़ी दिखेगा आपको, आप तो नीचे देख रहे हो। अब ये सन की लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आपकी आइज़ में ऐसे एंटर होती है, ठीक है। तो जब लाइट आपके आंखों में ऐसे एंटर हो रही है, ये किसकी लाइट है, किसकी रेज है, सन की। तो सन की इमेज आपको इसी में पीछे की तरफ दिखाई देगी। तो यहाँ पर ये सन का क्या बनेगा, इमेज बन जाएगी एस डैश, क्योंकि आइज़ में रेज ऐसे एंटर करिए, इसी को पीछे अपन ड्रॉ करें, पीछे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर क्या दिखेगी, सन की इमेज, क्योंकि यहाँ से आप ये अपेयर हो रही है और आपको ये लगेगा कि यहाँ से लाइट आपकी आइज़ में एंटर कर रही है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, और हम कह सकते हैं रे ऑप्टिक्स का, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स हमने पढ़े, तो एग्जाम्पल्स हमने पढ़ लिए रिफ्रैक्शन के। पेंसिल बेंड हो जाती है, बेंडिंग का भी यही फिनोमेना है, यहाँ से जो रे जाएगी बाहर जाके क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी, तो उसको पीछे मिलाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ, ये ऑब्जेक्ट ये था, ये इमेज यहाँ दिखाई देगी। इसको कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। लेमन्स का भी ऐसे ही है, वाटर के अंदर क्या होगा, वाटर के अंदर डिप होने के बाद उसकी रेज अलग अलग डायरेक्शन से आपको डाइवर्ट होकर दिखेगी, तो जहाँ जहाँ से आ रही है वो लेमन की साइज़ आपको एक बड़ी साइज़ में आपको दिखाएगा। लेटर्स भी ग्लास स्लैब के यही है, लेटर्स भी जो है साइज़ बढ़ जाती है, लेटर्स की पोजीशन भी चेंज हो जाती है। तो ये सब रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल आपने और पढ़ा होगा, इसके बाद एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, क्योंकि स्टार्स अर्थ से बहुत दूर हैं और बहुत सारे मीडियम बदल जाते हैं, अर्थ और स्टार्स के बीच में बहुत सारे डिस्टेंस है, तो वहाँ पर अलग अलग मीडियम होते हैं, अलग अलग लेयर्स होती हैं। दैट्स वाई डिफरेंट मीडियम से लाइट की रे स्टार से निकल कर आपकी आंखों तक पहुँचती हैं, अलग अलग मीडियम से पहुँचती हैं, तो स्टार की इमेज भी आपको अलग अलग पोजीशन पे दिखाई देती है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। क्लियर। तो रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल आपको क्लियर हुए, आपको समझ में आया। ये एग्जाम्पल्स रिफ्रैक्शन के हैं। ये आपने पेंसिल बैंड हुई देखी, स्ट्रॉ बैंड हुआ देखा आपने, ठीक है। अब वापस से देखो, आप नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एपेरेंट डेप्थ। अब इसका फॉर्मूला भी निकालेंगे हम एपेरेंट डेप्थ का। हमने ये तो पढ़ लिया कि उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, अब हमें पढ़ना है उसकी पोजीशन कितनी चेंज होती है, कितनी शिफ्ट होती है। तो दोनों चीज़ें एपेरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट। अब आप देखो ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डेप्थ हो गई डी, ये एक्चुअल डेप्थ है डी। यहाँ से रे निकली और ये बेंड हो गई, तो आइज़ में एंटर कर रही है, यहाँ पर ये आइज़ में एंटर करी,
तो आइज में एंटर करेगी तो वही इसको पीछे की तरफ ड्रॉ करें, तो ये ऑब्जेक्ट में ये जो आइज में ऐसे एंटर कर रही है इसी को पीछे ड्रॉ करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, तो बॉटम ऑफ द टैंक, यहाँ कोई कॉइन अपन रखा हुआ, मान लें किसी पानी से भरे हुए टैंक में नीचे कॉइन रखा हुआ है, तो ये कॉइन थोड़ा रेज्ड आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो डी है, दिस डी इज कॉल्ड रियल डेप्थ, इट इज कॉल्ड रियल डेप्थ डी। और ये जो आएगी अब सरफेस से ये वाली डिस्टेंस इमेज की, दिस डिस्टेंस जो आएगी इट इज कॉल्ड डी डैश, एंड डी डैश इज कॉल्ड एपेरेंट डेप्थ, जो आपने हेडिंग डाला एपेरेंट डेप्थ डी डैश। अब इस डी डैश का फॉर्मूला चाहिए आपको कि डी डैश कितना है और डी कितना है। ठीक है, तो डी डैश एपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला जो मिलेगा आपको, ये आएगा डी डैश इक्वल्स टू डी अपॉन म्यू। डी डैश इक्वल्स टू क्या होगा, डी अपॉन म्यू। क्लियर। अब ये जो म्यू आपने लिया इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। ये जो म्यू लिया हमने ये इस मीडियम का लिया है, बाहर तो क्या एयर है तो वहाँ तो 1 होता है, और ये जो भी मीडियम होगा उसका म्यू हमने ले लिया। ठीक है, अगर अपन ध्यान से देखें इस म्यू का तो हम कह सकते हैं कि म्यू किसका लिया, ये जो म्यू लिया हमने, इस म्यू को हम कह सकते हैं म्यू हमने लिया मीडियम का, किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। क्लियर, म्यू का मतलब ये लेंगे अपन म्यू मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। और एक तरीका और है इसको म्यू को बिल्कुल ढंग से फाइनली लिखने का, आप देखोगे व्यूअर कहाँ है, व्यू करने वाला कौन से मीडियम में है, एयर में है, ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में है, इस मीडियम में है। ठीक है, तो हमें जो म्यू लिखना है ये म्यू, इसको हम कहेंगे इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विथ रेस्पेक्ट टू वेयर व्यूअर इज लोकेटेड, उसको हम लिख सकते हैं। तो म्यू को हम ऐसे लिखें, देखो जो म्यू आप यूज़ कर रहे हो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, देखो म्यू किसका म्यू लेंगे, म्यू लेंगे हम मीडियम का, किसके, कौन से मीडियम का, जहां पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है, राइट। फिर किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, हम लेंगे जहां पर व्यूअर, व्यू करने वाला जो है, व्यूअर जो है वो कौन से मीडियम में है, उसका व्यूअर का मीडियम आप यहाँ पर उसके रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का मीडियम लोगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर वाटर है विथ रिस्पेक्ट टू एयर हम ले रहे हैं, तो म्यू जो आपने यहाँ पे लिया है इसको इस तरह से लिखेंगे हम। तो डी डैश की वैल्यू आप क्या लिखोगे, देखो नेक्स्ट, ये रियल डेप्थ एपेरेंट डेप्थ आपने पढ़ा था, तो डी डैश इक्वल्स टू डी अपॉन म्यू, किसका म्यू लेंगे, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में है, और किसके मीडियम के रेस्पेक्ट में लोगे, व्यूअर के मीडियम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, व्यूअर कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। अब इसमें आप देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है, वाटर में है, और व्यूअर कहाँ है, एयर में है, और ऑब्जेक्ट कहाँ है, वाटर में है। ठीक है, तो आप देखो डी डैश की वैल्यू, डी डैश इक्वल्स टू आ जाएगा डी अपॉन म्यू वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, म्यू वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये डी डैश की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये डी डैश आ गया हमारे पास, एपेरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, एपेरेंट डेप्थ जो भी उसके ऑब्जेक्ट की है, एपेरेंट डेप्थ जो इमेज की है जो अपेयर हो रही है, इट इज इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसके बाद हमें निकालना होता है नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट, तो शिफ्ट कितना हुआ, शिफ्ट को, ये जो शिफ्ट है ये किसे कहा जाता है, देखो ये है एक्चुअल डेप्थ, और ये क्या थी, ये उसकी एपेरेंट डेप्थ है, ये उसकी एक्चुअल डेप्थ है पूरी, और ये एपेरेंट डेप्थ है। तो ये जो ऑब्जेक्ट शिफ्ट कितना हुआ, इतना शिफ्ट हुआ ना, तो इसको एक्स बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्ट को क्या बोलते हैं, एक्स। इस एक्स की वैल्यू हम निकालें अगर, तो कैसे निकलेगी, देखो नॉर्मल शिफ्ट को हम एक्स बोलते हैं, एक्स की वैल्यू अगर निकालें तो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा कि डी माइनस डी डैश
मतलब रियल डेप्थ में से एपेरेंट डेप्थ माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, उसका नॉर्मल शिफ्ट। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, डी डैश की वैल्यू आपने पढ़ी डी बाय म्यू, तो इसकी वैल्यू हम लेंगे डी कॉमन ले लोगे तो आएगा 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। क्लियर। तो ये पोजीशन होती है। नॉर्मल शिफ्ट पूछा है तो नॉर्मल शिफ्ट निकाल देंगे, एपेरेंट डेप्थ पूछी है तो एपेरेंट डेप्थ हम निकाल सकते हैं। क्लियर। अब आप देखो, मैं इसके थोड़ा सा आपको और बता दूं, इसका न्यूमेरिकल करा दूं आपको। न्यूमेरिकल आप देखो, पहला क्वेश्चन सिंपल है कि जैसे बीकर है, इस बीकर की हाइट दे दी आपको 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे इस बीकर में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, मतलब एक कॉइन रख दिया कोई यहाँ पर, ठीक है। इस कॉइन की आपको क्या निकालनी है, इस कॉइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया, वाटर है तो वाटर मतलब म्यू डब्ल्यू हो गया। व्यूअर कहाँ है, व्यूअर एयर में है, ठीक है, ये एयर में है, राइट। तो ये जो कॉइन आपने यहाँ रखा है, ये कॉइन आपकी क्या पोजीशन, इस कॉइन की क्या पोजीशन होगी आपसे पूछी है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपसे पूछा ये ऑब्जेक्ट 80 सेंटीमीटर डेप्थ पे है, ये वाटर है, आपको दे दिया क्या है, ये वाटर है, म्यू डब्ल्यू दे दिया। ऑब्जेक्ट कहाँ है, सॉरी व्यूअर कहाँ है, एयर में है। तो आपको पूछा है इसकी एपेरेंट डेप्थ निकालो एंड नॉर्मल शिफ्ट निकालो। दोनों चीज़ें निकालनी है इसमें, आपको निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एपेरेंट डेप्थ निकालनी है, मतलब डी डैश निकालना है। डी डैश क्या होगा, डी अपॉन म्यू। कहाँ है ऑब्जेक्ट, वाटर में, व्यूअर कहाँ है, एयर में। तो डी कितना आ गया, 80 सेंटीमीटर। म्यू वाटर कितना है, 4/3, एयर का तो 1 होता है, तो यहाँ पे आ गया 80 इंटू 3 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा 4 से 80 कैंसिल हुआ, तो 4 से 80 कैंसिल करने के बाद कितना मिलेगा आपको, 4 से 80 कैंसिल करने के बाद 20 इंटू 3 60 सेंटीमीटर। तो ये जो कॉइन है आपका, ये आपको कहाँ दिखाई देगा, एक्चुअली 80 पर है, बट इसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी 60 पर। ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज है। तो व्हाट इज एपेरेंट पोजीशन, व्हाट इज एपेरेंट डेप्थ, दैट विल बी 60 सेंटीमीटर। अब आपसे नॉर्मल शिफ्ट पूछें कि वो कितना रेज हुआ, कितना शिफ्ट हुआ, कितना अपनी जगह छोड़कर शिफ्ट हो गया अपवर्ड, तो उसको नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं। तो नॉर्मल शिफ्ट को मैंने आपको लिखा था x की वैल्यू होती है d माइनस डी डैश, जो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 80 माइनस 60, ये क्या आ गया 20 सेंटीमीटर। तो जो कॉइन बॉटम में था वो कितना शिफ्ट हुआ अपनी पोजीशन से, 20 सेंटीमीटर, और उसकी एपेरेंट डेप्थ क्या है, 60 सेंटीमीटर। क्लियर। तो एक तो न्यूमेरिकल ये हो गया, ये तो आपको बताया था वाटर का आपको डिवाइड करना है, क्लियर है। अब आप देखो नेक्स्ट, इसका न्यूमेरिकल चेंज करते हैं। चेंज करें तो आप देखो इसमें नेक्स्ट, अब ये है आपका पॉन्ड बना हुआ है, ये पूरा पॉन्ड है, ठीक है। और यहां पर एक बर्ड है, ये बर्ड की पोजीशन दे दी आपको, यहां पर बर्ड यहां पर दे दिया आपको, बर्ड। अब जो बर्ड है ना वो पानी की सरफेस से 80 सेंटीमीटर अबव है, 80 सेंटीमीटर अबव पानी की सरफेस से। और जो व्यूअर है वो है आपकी फिश। फिश तो आपको पता है कहाँ होगी, वाटर के अंदर होगी फिश, तो ये है फिश। तो व्यूअर है जो है वो फिश है, ठीक है। तो ये बर्ड हो गया आपका ऑब्जेक्ट और फिश है व्यूअर। तो आपसे पूछा भी इसमें है एक्चुअल डेप्थ क्या है बर्ड की सरफेस से, 80 है। अब आपसे पूछा है फिश को, इसकी जो एक्चुअल डेप्थ है आपकी 80, तो आप इसके से ये वाली डिस्टेंस को अगर हम कैंसिल करें तो आप इसको फिश को थोड़ा सा इधर बना लो आप सरफेस पे यहीं पर, ताकि एक्चुअल 80 का ही अपन काउंट करें।
ठीक है। तो ये फिश है और फिश क्या है, व्यूअर है, ये व्यू कर रही है इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब बर्ड से रेज निकलेंगी, तो बर्ड से रेज निकल के आइज में एंटर करेंगी फिश के, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, ये जो ऑब्जेक्ट आपका 80 सेंटीमीटर, मतलब बर्ड जो है पानी की सरफेस से 80 सेंटीमीटर ऊपर फ्लाई कर रहा है, तो फिश को ये कितना दिखाई देगा। सेंटीमीटर थोड़ा कम हो गया, मैं इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, मीटर ले लेता हूँ, चलो। और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वही रहेगा 4/3 म्यू डब्ल्यू। अब आपको एपरेंट डेप्थ निकालनी है। कैलकुलेट पोजीशन ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश। पोजीशन ऑफ बर्ड निकालनी, बर्ड की पोजीशन निकालो विथ रिस्पेक्ट टू फिश, फिश को क्या अपेयर होगी। तो एक्चुअल डेप्थ कितनी है, 80, ठीक है भाई। डी कितना है, 80 मीटर ले लिया। एपेरेंट डेप्थ निकालना है, डी डैश निकालना है। तो डी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन म्यू। म्यू क्या है, ऑब्जेक्ट किसके रेस्पेक्ट में, व्यूअर के रेस्पेक्ट में। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट तो बर्ड है, तो बर्ड कहाँ पे प्लेस्ड है, बर्ड है आपका, बर्ड है एयर में, और व्यूअर कहाँ है, वाटर में, ठीक है। तो अब मुझे बताओ डी डैश की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम कैसे निकालें डी डैश की वैल्यू। डी डैश की वैल्यू निकालनी है, अब देखो डी डैश इक्वल्स टू, ये लिखा आपने डी डैश इक्वल्स टू डी अपॉन, पहले क्या आएगा म्यू ए, और डिवाइड क्या होगा म्यू डब्ल्यू। म्यू डब्ल्यू ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा डी म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए। तो एयर का तो 1 होता है और म्यू डब्ल्यू का क्या होता है 4/3। डी की वैल्यू दे दी थी आपको 80 मीटर और म्यू डब्ल्यू दे दिया 4/3। अब आप बताओ डी डैश जो एपेरेंट डेप्थ है वो आएगी 80 इंटू 4/3। तो अगर हम कैंसिल करें इसको तो 80 इंटू 4/3 मतलब 1.33 हो गया। तो 80 इंटू 4 320 हुआ, 320/3। अब 320/3, 320 में 3 डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 100 तो आ ही रहा है। 100 के बाद और क्या आ जाएगा, 7 ले लें लगभग, तो आपकी आ जाएगा 106.7। जो बर्ड 80 मीटर हाइट पे था, इस फिश को वो बर्ड कहाँ दिखाई देगा, 106.7 मतलब 107 अप्रॉक्सीमेटली 107 पर। तो बर्ड की पोजीशन यहाँ से, बर्ड यहाँ से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और कितना शिफ्ट हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 27 मीटर अबव, क्योंकि 80 है। अब बर्ड की जो नेक्स्ट पोजीशन आ रही है वो आपको पता है कितनी है, 107। तो 80 से बर्ड की पोजीशन कितनी शिफ्ट हो गई, 80 से ऊपर चला गया, 27 मीटर ऊपर दिखाई देगा। तो ये उसकी एपेरेंट पोजीशन है, ठीक है। तो एपेरेंट पोजीशन निकालनी है तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें म्यू देख कर रखना है। किसका म्यू लेना है, उस मीडियम का जहाँ ऑब्जेक्ट है। किसके रेस्पेक्ट में लेना है, उस रेस्पेक्ट में जहाँ पर व्यूअर प्रेजेंट है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपको एपेरेंट डेप्थ और एपेरेंट शिफ्ट मिलते हैं। चलिए इसके बाद रिफ्रैक्शन में आप आ जाओ तो एक पॉइंट और है, दैट इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। जब भी लाइट की रे, नेक्स्ट टॉपिक है अपना लेटरल शिफ्ट। क्या होता है लेटरल शिफ्ट देख लो। ये लाइट की रे है, जब भी ये लाइट की रे किसी ग्लास स्लैब से पास होगी, इट इज कॉल्ड ग्लास स्लैब। तो लाइट की रे ग्लास स्लैब से पास होती है, ठीक है। पास हुई फिर ये ग्लास में गई, ग्लास से वापस इसका रिफ्रैक्शन होगा। इसका रिफ्रैक्शन 2 बार होगा। पहला when it enters air to glass, then again it enters into air from glass। तो 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। सो रिफ्रैक्शन होने के बाद जब लाइट की रे इमर्जेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट, और ये कौन सी रे है, इट इज कॉल्ड इमर्जेंट रे, ठीक है। जो इमर्ज करती है इट इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। अगर आप ध्यान से देखो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल ही हैं। इसका मतलब इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के बिल्कुल पैरेलल जा रही है, मीन्स इमर्जेंट रे का डेविएशन होता ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नो डेविएशन, नो डेविएशन।
तो डेविएशन तो नहीं हुआ, मतलब लाइट की रे ग्लास स्लैब से पास होने के बाद डेविएट बिल्कुल नहीं हुई, बट डिस्प्ले ज़रूर हो गई। तो नो डेविएशन, बट हम क्या बोलेंगे, देयर इज डिस्प्लेसमेंट। नो डेविएशन बट डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो अब लेटरल शिफ्ट किसे कहते हैं, तो लेटरल शिफ्ट आएगा द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। अब बताओ डायग्राम में देखना ध्यान से, लेटरल शिफ्ट क्या हुआ, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, ये वाली है। दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। इसको हम टी से लिख देंगे, टी से मत लिखो, चलो डी से लिखो, डी से लिख देंगे हम, इसको भी डी से लिख देंगे, डी। So this perpendicular distance between emergent ray या direction of emergent ray and direction of emergent ray और direction of incident ray, इन दोनों के बीच में जो perpendicular distance है that is called lateral shift, right? So अब इस shift का फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा कि lateral shift का जो फॉर्मूला है वो बताइए क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आप देखो क्या क्या वैल्यू दी हुई होगी, एक तो ये वैल्यू दी हुई है, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एक ये वैल्यू दी हुई है, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके बाद ये आपको दिया है टी, टी को हम बोलेंगे थिकनेस ऑफ स्लैब, टी इज कॉल्ड थिकनेस ऑफ स्लैब। व्हाट इज टी, टी क्या है, स्लैब की थिकनेस है, जो स्लैब हमने ली है उसकी थिकनेस है, ठीक है। स्लैब आप मान लो, स्लैब आपने ली, ग्लास की स्लैब इतनी ली है, तो लाइट की रे स्ट्राइक हुई, स्लैब से डेविएट होगी, स्लैब के अंदर रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकल जाएगी। तो स्लैब की थिकनेस क्या ली है, इसको थिकनेस बोलते हैं। तो डायग्राम में थिकनेस मैंने ऐसे ड्रॉ की, क्लियर। तो थिकनेस आ गई टी, थिकनेस ऑफ स्लैब, क्लियर। तो जो लेटरल शिफ्ट है यहाँ पर, इसका फॉर्मूला देखना डी का, डी का फॉर्मूला आएगा टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। ये है लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला, डी साइन, डी की वैल्यू आ गई टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। इट इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। मैंने आपको डेविएशन भी बता दिया, कॉन्सेप्ट भी बता दिया। ग्लास स्लैब से पास होने के बाद लाइट डेविएट बिल्कुल नहीं होती है, और लाइट अपनी जगह से डेविएट नहीं होती है, तो बट डिस्प्ले ज़रूर हो जाती है, एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट, क्लियर। सो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के लॉज और एपेरेंट डेप्थ का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उसके बाद ये लेटरल शिफ्ट। सो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, रिफ्रैक्शन आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने कुछ एग्जांपल्स देखे रिफ्रैक्शन के, कुछ एग्जांपल्स और बाकी हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स और हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।